नमस्कार, आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मुस्लिम आरक्षण विवाद पर डीके शिव कुमार ने दी सफाई, कहा मैंने संविधान बदलने की बात नहीं की। कांग्रेस नेता अखिलेश यादव ने मांगा सीएम फडणवीस का इस्तीफा, बोले नहीं संभाल पा रहे महाराष्ट्र। दिल्ली में रेखा सरकार का पहला बजट, स्वच्छता और पानी के लिए 9,000 करोड़, महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का आवंटन। कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा का विरोध हुआ तेज, आज से बेमियादी हड़ताल पर गए हाईकोर्ट के वकील। बिहार में पोस्टर वार, आरजेडी के निशाने पर नीतीश, मांझी और चिराग, बताया मुसलमानों को धोखेबाज। गजा में कत्लेआम मचा रहे इजराइल की अब खैर नहीं, ईद से पहले मक्का से आया बड़ा बयान, नेतन्याहू हुए परेशान। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने राज्य में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था करने को लेकर संविधान में बदलाव करने के संबंध में कोई भी बयान दिए जाने का खंडन करते हुए दावा किया है कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। श्री कुमार ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा मेरे पास बुनियादी समझ है, मैंने संविधान बदलने के बारे में कभी बात नहीं की है। इस पर अब कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि ऐसा घटिया और बेबुनियादी आरोप संसदीय कार्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में लगाया है। ये झूठ का रिकॉर्ड था, मैंने नोटिस दिया है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। घटिया बेबुनियाद आरोप लगाया है संसदीय कार्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने, नेता सदन ने। वो झूठ का एक कीर्तमान था, रिकॉर्ड था, बेबुनियाद था। उस पर विशेषाधिकार देंगे। वो हमारे विशेषाधिकार का हनन है, क्योंकि आप इतना बड़ा झूठ बोलेंगे सदन के अंदर। तो आज वो नोटिस दे दी गई है। हम चाहेंगे उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय हो। अब तो डीके शिव कुमार का भी बयान आ गया, उन्होंने बयान भी जारी कर दिया। उसमें कहां है? मैं तो यही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी झूठ पर जीती है, झूठी खबरों पे बनती है और उसी पे उनकी राजनीति चल। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कई जगहों पर विरोध देखने को मिल रहा है। यह विरोध हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का न्योता मुस्लिम संगठनों ने ठुकरा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ 26 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। इस पर जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ने कहा है कि अगर ये सरकार वक्फ में संशोधन कर रही है तो ये अच्छे के लिए ही है, किसी की धार्मिक आज़ादी नहीं छीनी जा रही है। उन्होंने आगे कहा है कि वो ऐसी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये सरकार वक्फ में अगर संशोधन कर रही है तो बेहतरी के लिए कर रही है, कोई धार्मिक आज़ादी नहीं छीनी जा रही है। वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन, वक्फ बोर्ड एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी की देखभाल करने वाली वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो ये कहना देश को गुमराह करना ओवैसी के द्वारा। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया और उसके बावजूद भी वो जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। अभी हमने रिपोर्ट सबमिट किया, उसके आधार पर सरकार प्रूव करके अमेंडेड बिल लाएगी। अगर वो अमेंडेड बिल आएगा सदन में, वो बेहतरी के लिए होगा। अगर उस समय लगता है उनको कि ये कोई इसमें है जिससे उनको नुकसान हो सकता है, तब इसका विरोध करें। इससे साफ है कि सोची समझी रणनीति के तहत देश के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को गुमराह करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और डीके शिव कुमार को माफी मांगनी चाहिए। उनका छिपा हुआ एजेंडा उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया और बहुत बार संविधान में संशोधन किया है। डीके शिव कुमार के बयान पर कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस पार्टी को डीके शिव कुमार को माफी मांगना चाहिए। इनका हिडन एजेंडा जो है उन्होंने वो बाहर कर दिया है, ही हैज मेड इट पब्लिक। और कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी का जीवितावधि में, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का लाइफ टाइम में, जीवितावधि में भयंकर इन लोगों ने अंबेडकर का, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान किया है। अंबेडकर जी का अपमान
चुनाव में हराना, बाद में क्रिमेशन के लिए अलो नहीं करना, ये सब किया है। उसके बाद बार बार 1951 ने चुनाव से पहले ही अमेंडमेंट किया, बाद में इमरजेंसी में क्या किया, 356 में आर्टिकल 356 कितने बार उन लोगों ने दुरुपयोग किया, ये सब आज हमारे सामने है। इसके बावजूद भी ये प्रिविलेज मोशन मूव करने का मतलब क्या है? तो प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज कमेटी है, अपने आप उसमें डिसाइड होगा। लेकिन पहले इन लोगों ने जो संविधान के बारे में और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में लगातार इन लोगों का रुख जो है वो बहुत बार लोग देख चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इन लोगों ने बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया है, शाहबानो केस से लेकर इमरजेंसी लेकर आर्टिकल 356। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अभी डीके शिव कुमार जी का रिसेंट स्टेटमेंट लेके इन लोगों ने माफी मांगना चाहिए और देश को माफी मांगना चाहिए। होगा सर, कल सत्ता पक्ष वो तो हंगामा तो हमने नहीं किया था। हमने यही बोला था कि उन लोगों ने जिन्होंने बोला है उस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, खरगे जी, इसके लिए क्लैरिफिकेशन करके माफी मांगना चाहिए। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आज कहा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की एकनाथ शिंदे पर की टिप्पणी पर मायावती सरकार की प्रतिक्रिया ने किसी भी तरह की आलोचना के प्रति सरकार की इंटॉलरेंस को उजागर किया है। क्लब में तोड़फोड़ का जिक्र करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा कि विवाद इस बात का सबूत है कि सरकारें किसी भी तरह की आलोचना के प्रति कितनी इंटॉलरेंट है। हमने केंद्र में ऐसा देखा था और अब यही मॉडल राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। कंट्रोवर्सी हो रही है, वो कंट्रोवर्सी दिखा रहा है कि ये सरकार कितनी इनटॉलरेंट है टू एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। ये केंद्र में भी हम देखते हैं, अब वो राज्य में ये मॉडल शुरू हुआ है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अब उप मुख्यमंत्री हैं, उनके लोग गुंडाई कर आते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो उनका घर भी नहीं, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, उसको जाकर आप तोड़ देते हैं। आप समझ सकते हैं मुंबई जैसे शहर में कुछ भी स्टूडियो रेंट करना भी कितना महंगा पड़ता है, पर वो एक जगह थी जहां पे वो लोग जाकर अपना स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, अपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते थे, ऑडियंस को आकर एंटरटेनमेंट मिलता था। आपने कल उसको तहस नहस कर दिया। और नॉट जस्ट दैट, सिर्फ उनके गुंडे नहीं गए, साथ ही साथ बीएमसी को भी भेजा गया। बीएमसी जिसमें 2 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, कि राज्य सरकार की वो पपेट है। आज आप लोगों ने ओवर जीलस होकर ये जो काम किया है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। नहीं किया जाएगा, पॉलिटिकल लीडर्स का लेसन टीच किया जाएगा। जिस तरीके से उनको ऑडियो कॉल्स आ रहे हैं, आपने एक ऑडियो कॉल सुना ही होगा जहां उन्होंने कहा आ जाओ तमिलनाडु, तो उन्होंने कहा हम तमिलनाडु कैसे आ सकते हैं, तुम मुंबई आओ, हम तुम्हें मारना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं कि एटलीस्ट 100 कॉल्स गए हैं और उनको धमकियां दे रहे हैं। तो किस तरीके का फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। उन्होंने क्या कहा, मेरी नजर से तुम देखो तो वो गद्दार हैं। अरे गद्दार तो सब जानते हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है जो काम हुआ है इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि जिस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग कर गवर्नर की पोजीशन को दुरुपयोग कर एक सरकार गिराई गई, तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे। ओडिशा विधानसभा सत्र पर कांग्रेस नेता रामचंद्र कदम ने आज कहा है कि यह तय करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सदन कैसे चलेगा। कांग्रेस से महिलाओं पर अत्याचार वाले मुद्दे उठा रही है। हम मांग कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए एक हाउस कमेटी बनाई जाए। सदन में हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। आज देश में जितने भी अच्छे कानून हैं सब कांग्रेस की देन है। कैसे हाउस चलाएंगे, सदन कैसे चलाना है तो सरकार का जिम्मेदारी है। लेकिन आज एक प्रेस मीट ने दिए जो रेवेन्यू मिनिस्टर और 3-4 मिनिस्टर लोग हैं कि कांग्रेस को दायी कर रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस जो नारी का पर, बहन का पर, बिटिया का पर जो मुद्दा उठा रहा है, ये ओडिशा प्रदेश में हर दिन बिटिया का ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहा है। हम वही मुद्दा उठेंगे, लेकिन सरकार का दायित्व है। अगर हम जो मांग कर रहे हैं हाउस का पर इतना दिन 11 दिन से ऊपर हो गया, हम यही मांग कर रहे हैं कि एक हाउस कमेटी बैठाओ जो माँ बहन बिटियाओं को जो अभी चल रहा है, आईन व्यवस्था भी, कानून भी कुछ नहीं है, दोस्त हो गया है।
हम इसलिए ये मांग कर रहे थे कि अब जो मांग हम कर रहे थे इस विधानसभा का सदन का अंदर में हमारा विधायक को, उन लोग का पार्लियामेंट का मिनिस्टर, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर, एक मैंने आपको पार्लियामेंट मैंने लैंग्वेज नहीं है, वो पार्लियामेंट वो लैंग्वेज के बात कर रहा है, वो बहुत बलगरी बात करके पिटाई कर रहे हैं, कलर पकड़ रहे हैं। ये मुद्दा आप जानते हैं कि उड़ीसा में जो उन लोग उठाए हैं, जो कांग्रेस जिम्मेवार नहीं, कांग्रेस देश को जो आजाद किए हैं, कांग्रेस जो देश में चला रहा था, आज जो जितना भी कानून हुआ है, जब अच्छा कानून हुआ है, कांग्रेस का दिन है। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने के विरोध में पार्टी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। शून्यकाल के दौरान विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया ताकि उन्हें सदन में मुद्दा उठाने की अनुमति दी जा सके, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसको लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। नहीं, सुखपाल सिंह खैरा को इन्होंने जानबूझकर टाइम नहीं दिया और मेरा ख्याल है कि देखो हमें और लंबी डिस्कशन की ज़रूरत है। जो ये भागती नज़र आ रही है जो है वो सरकार, और पहली बार हुआ है इतिहास में कि किसी भी गवर्नर के एड्रेस को जो वाइंड अप चीफ मिनिस्टर ने करना होता वो चीफ मिनिस्टर ने ना करके इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। सर, दूसरा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को पूरे पंजाब में इस समय आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल खराब हो चुकी है, इसीलिए जो व्यापारी वर्ग है उनका भरोसा जो है वो सरकार से उठा है। ये गलत फहमी है कि ये किसानों की वजह से, किसानों को तो बदनाम किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार ही कर रही है और सरकार का नजरिया जो है वो बहुत वीक हो चुका है। क्या कुछ विधानसभा में देखने को मिलेगा? कांग्रेस की तरफ से प्राइवेट बिल पेश किए जाने आज देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से प्राइवेट बिल पेश करते हैं। एक्चुअली सरकार के पास काम नहीं है, ये हर बार मंत्री बदलते हैं लेकिन माइनिंग वहीं की वहीं है। अभी भी मेरा ख्याल मंत्री बदलने जा रहे हैं और मेरे को लगता है कि स्पीकर साहब का ये लास्ट दिन होगा या लास्ट सेशन होगा, तो मैं उनको पता नहीं ये मुबारकबाद दूं या उनको पता नहीं सहानुभूति दूं, ये मेरे को समझ नहीं आई। महाराष्ट्र में कॉमेडियन कुणाल कामरा की पैरोडी से निकली सियासी चिंगारी शोला बनकर धधक उठी है। इसे लेकर चौतरफा सियासत जारी है। सूबे में सरकार और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच इस पर कांग्रेस नेता अखिलेश यादव की टिप्पणी भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने राज्य के सीएम का इस्तीफा मांगा है। जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज महाराष्ट्र मुंबई में क्या हो रहा है, ये किस तरीके की गुंडागर्दी पे उतर आई है शिवसेना और किस तरीके की चीजें महाराष्ट्र में हो रही है, मुंबई पुलिस क्या कर रही है और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर क्या कर रहा है। भाई, उस कॉमेडियन कुणाल कामरा ने तो नाम नहीं लिया किसी का, तो ये इन लोगों को कैसे पता चल गया कि इनके बारे में ही बात की जा रही है? किस तरीके की गुंडागर्दी वहां पर हुई है स्टूडियो में जाकर के, ये बहुत निंदनीय है। मैं बताना चाहता हूं, न ये महाराष्ट्र का कल्चर है, न ये मुंबई का कल्चर है। देवेंद्र फडणवीस जी, आप होम मिनिस्टर है, आप मुख्यमंत्री है, नागपुर में दंगे हो जाते हैं, आपका कोई बस नहीं चलता, और मुंबई में इस तरह की हिंसा होती है, आपका कोई बस नहीं चलता। अगर हिम्मत नहीं है तो कुर्सी छोड़ दो। मैं बताना चाहता हूं मुंबई युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते कि जो स्टूडियो तोड़ा गया है उस स्टूडियो को हम बना के देंगे, मुंबई यूथ कांग्रेस बना के देगी। हर मुंबईकर के साथ मुंबई यूथ कांग्रेस खड़ा है, उसके स्वाभिमान के लिए खड़ा है, उसकी बोलने की आजादी के लिए खड़ा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। संसद में आज टीएमसी सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को मनरेगा का फंड देना बंद कर दिया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी कुछ देर के लिए प्रदर्शन में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय कोष के मुद्दे पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि हम कहते रहे कि पश्चिम बंगाल को मिलने वाला केंद्रीय कोष राज्य को दिया जाना चाहिए। 3 बरस से हम लोग बोल रहे हैं बंगाल का 100 दिन का रुपया दे दीजिए, वो जो हाउसिंग स्कीम है उसका रुपया दीजिए, प्राइम मिनिस्टर का जो स्कीम है दे दीजिए। 3 बरस से वो लोग नहीं दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कुछ घपला हुआ है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? घपला जब हुआ है तो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर दीजिए, लेकिन आप बंगाल का 10 करोड़ आदमी का रुपया
आप नहीं अटक कर न सकता है। लेकिन वो लोग नहीं कर रहा है, कुछ ही नहीं कर रहा है। हम लोग बोल रहे हैं, वो लोग बोला 25 लाख फेक कार्ड है। हमने ठीक है, 25 कार्ड फेक कार्ड है तो 25 लाख आदमी का विरुद्ध में आप लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग कीजिए, लेकिन 10 करोड़ बंगाल का गरीब आदमी का टाका आप लोग अटक नहीं रोक नहीं सकता है। लेकिन मनरेगा है, प्राइम मिनिस्टर स्कीम है, बिल्डिंग स्कीम है, जो है गरीब आदमी को लिए सबको सब बंद कर दिया है। इसलिए आवास योजना के लिए और सब बंद कर दिया। शिवराज चौहान बंगाली का अगेंस्ट में, नरेंद्र मोदी बंगाली का अगेंस्ट में है। बंगाल पीपुल का जो खाना नहीं सकता है, वह कुछ नाम काम नहीं कर सकता है, इसका अगेंस्ट में। क्यों? वो लोग कोशिश कर रहे हैं 2021 से उधर सरकार बनाने के लिए, सरकार नहीं बन रहा है, वो बनेगा भी नहीं। वो लोग को 2024 को उन लोग का जितना एमपी था पहले वो भी उतर गया। अभी उन लोग बीजेपी लोग का लीडर लोग ये सब आते हैं और बोलता है नहीं रुपया मत दो, रुपया देने से बीजेपी उधर हट जाएगा। अरे भाई, राजनीति तो बाद में कीजिए, पहले गरीब आदमी का सेवा कीजिए, तब ना होगा। गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग भी इसलिए पार्लियामेंट में हमारा डिमांड रखा है। ये शिवराज चौहान जो है पूरा बड़ा लोग का दलाली करता है, रिच बैंक का, गरीब आदमी का कुछ नहीं करता है। इसलिए उसको मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री से हटा दिया था, कभी उधर गरीब आदमी के लिए नहीं किया है। ऐसा बड़ा लोग आदमी का ये दलाल है, शिवराज चौहान दलाल है, पूरा दलाल है, एकदम दलाल आदमी है। गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं करते। हम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं आपको अच्छा नहीं लगा तो नहीं लगा, लेकिन हम बोल रहे हैं ये बड़े लोग का दलाल है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हम जानते हैं आप शिवराज चौहान का आदमी है, लेकिन हम तो बोलेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। ये 27 सालों में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रस्तुत पहला बजट है। बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पानी, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बजट के लिए जनता से सुझाव मांगे थे, जिसमें ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए 10,000 से ज्यादा सुझाव मिले थे। और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से महिलाओं के लिए 50,000 अतिरिक्त कमरे लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली में सड़क और पुल इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए 3,843 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 3,843 करोड़ रुपए की योजना विभाग के अंतर्गत एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है और उसमें भी मुख्यमंत्री विकास निधि के रूप में 1,400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। जो पहले की सरकारों में खर्च नहीं होता था, पड़ा रहता था, वो आपको छोड़ो अपने विधायकों को भी नहीं देते थे, उनकी भी प्रोजेक्ट फाइलें लटकी रहती थी। आप चिंता मत करिए, सबको काम करने के लिए फंड मिलेगा, सबको मिलेगा, चिंता मत कीजिए, सबको मिलेगा। 2025-26 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए योजना विभाग के तहत 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है। आज हम एक बार फिर दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक ऐसी मजबूत और पारदर्शी नींव रखेंगे जिसे फिर कोई कमजोर ना कर सके। हमारा सपना है एक समृद्ध, सशक्त दिल्ली का, एक वैश्विक शहर जो हर चुनौती का सामना कर सके और दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, ऐसा शहर दिल्ली को बनाना है अध्यक्ष जी। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों में रहता है। पिछले कई वर्षों से भारी भरकम बजट रखा जाता था परंतु खर्च नहीं होता था और उनमें बेसिक सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवाई गई। कितने दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष महोदय, भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा कि वास्तविक उन्नति
नोटकांड के आरोप में जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के फैसले के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने आज बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। सोमवार शाम को बार एसोसिएशन ने कार्यकारिणी की इमरजेंसी बैठक की, जिसमें चर्चा के बाद वकीलों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। देखिए, आज तो मेन बात तो ये है, पहले हम अपने को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई किसी जज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं, आज उनकी छवि खतरे में पड़ी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है। जो भी होगा उसको आप यही करप्शन के चार्ज पे कहीं कोई जज को ट्रांसफर किया किसी डाउट पे, तो इलाहाबाद इसे हाई कोर्ट वहां ट्रांसफर कर दो। आप देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए पिछले 2 वर्षों से 7-8 वर्षों से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल साइड में ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं। कभी आता है समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद, कभी आता है इलाहाबाद में लिस्टिंग कोलैप्स हो गई है, कभी आता है जजेस आर नॉट वर्किंग। इस तरह की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इलाहाबाद की सिचुएशन क्या है, तो उसका डिफेक्ट रिमूव करने का प्रयास होना चाहिए। उसमें फर्दर डिफेक्टिव लोगों को आप डालेंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाए। हमारा ट्रेडिशन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ट्रेडिशन ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जैसे व्यक्ति का है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इसी अदालत में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, जजमेंट दिया, और जजमेंट के बाद आज जानते हैं उस परिवार ने उसका कभी कोई फायदा नहीं उठाया। ये ट्रेडिशन है इलाहाबाद का। उस परिवार को किसी कंट्रोवर्सी में देखा आपने? कभी नहीं देखेंगे आप, क्योंकि वो एक ऐसे सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं जहां वो काम करते हैं, न्यायालय को मंदिर समझते हैं और पूजा समझते हैं। हमारे यहां ऐसे जजेस हैं जो आपको बता दूं, रात 10 बजे से पहले वो अपने घर नहीं जाते। वो जजमेंट डिक्टेट करते हैं, एक एक जजमेंट को चेक करते हैं, और आंख बंद करके उनके यहां जब वकील अपीयर होता है, उसका केस खारिज होने के बाद वो अपने क्लाइंट से जानते हैं क्या कहता है। वो कहता है कि अगर यहां खारिज हुआ है इसका मतलब तुम्हारे केस में कुछ नहीं। ये भरोसा है हमारा न्यायालय पर। तो क्या ये लड़ाई, और आज ये एक टेंटेड आदमी को, अब आप कहते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा अभी तो प्रूव नहीं हुआ। जब बात ये हो गई, ये सिविल सर्वेंट तो है नहीं, ये है जज। एबव सस्पिशन इनको होना चाहिए। सीजर्स वाइफ वाला नारा तो बहुत पुराना है, हमारा कहा हुआ तो है नहीं, ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोटेड। केवल सस्पिशन के आधार पर इनको हटा देना चाहिए। नहीं हटा सकते, अच्छा प्रोटेक्शन जो मिलता है, अब संवैधानिक प्रोटेक्शन जो मिला हुआ है, बार बार प्रोटेक्शन की बात हो रही है, वो प्रोटेक्शन क्या है? वो प्रोटेक्शन है रिमूवल से प्रोटेक्शन, कि नहीं एक स्ट्रोक से नहीं हटाए जा सकते। इनका एक प्रोसीजर है, वो इन हाउस कमेटी उस प्रोसीजर के क्रम में बनाई गई है कि इनका रिमूवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रिमिनल केस में इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं। आज गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय विकास उत्सव का शुभारंभ किया। योगी ने जनता को सरकार की उपलब्धियां गिनाई। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो प्रदेश पहले विकास में बैरियर माना जाता था, जिस प्रदेश के नौजवानों को के सामने पहचान का संकट था, वही प्रदेश आज किसान को आत्मनिर्भर करने, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार कर प्रत्येक क्षेत्र में देश का नंबर 1 अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। प्रदेश वही है, तंत्र भी वही है, केवल सत्ता बदली और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जो प्रदेश पहले विकास में बैरियर माना जाता था, जिस प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, जिस प्रदेश में किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखमरी का शिकार होता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी, वही प्रदेश किसान को आत्मनिर्भर करने, महिला को सशक्तिकरण करने, नौजवान को नौकरी और रोजगार देने, विकास के बड़े बड़ी परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके प्रत्येक क्षेत्र में देश का नंबर 1 अग्रणी राज्य बन करके उभरा है। और उत्तर प्रदेश की शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।
ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। 2017 के पहले जो उस समय मेरे साथ इस आंदोलन में सहयोगी थे वे सब जानते हैं कितनी कठिन परिस्थितियां थी, कितनी कठिन परिस्थितियां थी। हर दूसरे दिन दंगे होते थे। पिछली सरकार ने हर जिले में एक माफिया पैदा किया हुआ था जो वहां पर वसूली करता था, जमीनों पर कब्जा करता था, अवैध खनन करवाता था, पशु तस्करी करवाता था। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। इसी के चलते राज्य में सियासत तेज हो गई। सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर निशाना साधना और जनाधार को अपने हित में करना शुरू कर दिया। इसी बीच बिहार में इन दिनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग नहीं बल्कि पोस्टर वार दिखाई दे रही है। इन पोस्टरों में निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हाल ही में आरजेडी ने राबड़ी आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया। इस पोस्टर के माध्यम से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार की बड़ी घेराबंदी की जा रही है। पोस्टर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर लगाया गया, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के दूसरे साथी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को मुसलमानों का धोखेबाज बताया गया है। पोस्टर में स्लोगन है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। यह पोस्टर उस समय सामने आया जब हाल ही में सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को इमरात शरिया सहित कई धार्मिक मुस्लिम संगठन बाइकआउट कर रहे हैं। इस पोस्टर में एनआरसी और वक्फ बोर्ड को लेकर निशाना साधा गया। पोस्टर में स्लोगन लिखा है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। फिर इसी के बाद लिखा गया, एनआरसी पर हम तुम्हारे साथ नहीं, वक्फ पर तो बिल्कुल भी साथ नहीं, वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे। ऐसा पहली बार नहीं कि बिहार में पोस्टर वार देखी जा रही हो। इससे पहले भी बिहार में बीते दिनों पोस्टर लगाए गए थे। पिछले दिनों लालू यादव के आवास के बाहर अनोखा पोस्टर देखने को मिला था। इस पोस्टर में लिखा था, ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को पिछले दिनों ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में नोटिस भेजा था। ईडी ने इस केस में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। ईडी के सवालों को जवाब देने के लिए लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। उन्हीं दिनों ये पोस्टर लगाए गए थे। लगभग 2 महीने तक चले सीज फायर को तोड़कर इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर हमला शुरू कर दिया है। इस हमले में अब तक तकरीबन 900 से ज़्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इसकी निंदा पूरी दुनिया कर रही है। इतना ही नहीं, इजरायली सरकार ने गाजा से फिलिस्तीनियों को बेदखल करने के लिए एक एजेंसी के स्थापना की भी घोषणा की, जिसके बाद अरब वर्ल्ड में गुस्से की लहर पैदा हो गई है। दरअसल इजराइल के इन हरकतों से तंग आकर मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने एक बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने गाजा से फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने के इजराइल की मंशा का विरोध करते हुए इजरायली सरकार के ऐलान की कड़ी आलोचना की है। इसके साथ ही MWL ने वेस्ट बैंक में 13 अवैध बस्तियों को अलग करने के फैसले की भी निंदा की और इस तरह की हरकत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने एक बयान साझा किया, जिसमें लिखा है कि महामहिम शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा MWL के महासचिव और मुस्लिम विद्वानों के संगठन के अध्यक्ष इन कामों की निंदा करते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानूनों का बर्बर उल्लंघन है। उसी पोस्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस तरह के कदम जानबूझकर शांतिपूर्ण समाधान की सभी भावनाओं को कमजोर कर रहे हैं और एक न्यायपूर्ण और अस्थिर शांति पाने की कोशिशों में रुकावट डाल रहे हैं, जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करता है। अरब इस्लामिक मंत्रिस्तरीय समिति ने इजराइल पर दबाव बनाने की योजना बनाई है। काहिरा में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कलस के साथ हुई बैठक के बाद इस समिति ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम टूटने पर चिंता जताई और इजरायली हमलों की आलोचना की है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।